हम्म। गुड इवनिंग बेटा। सॉरी हम लोग 10 मिनट लेट हैं आज। चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ जल्दी जल्दी। कुछ टेक्निकल इशू था उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट हैं बेटा आज। चलो लेट्स स्टार्ट। इंडिया प्लान्स GSAT-20 satellite launch abroad SpaceX Falcon in 2024। SpaceX Falcon ये अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्चर है। नाउ द क्वेश्चन इज, इंडिया जब खुद सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उसको सैटेलाइट लॉन्चर की ज़रूरत है, अमेरिकन सैटेलाइट लॉन्चर की ज़रूरत क्यों है? सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल है, ये सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल है मतलब रॉकेट है। रॉकेट में सैटेलाइट को रख के स्पेस तक पहुंचाते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, आपको याद होगा, हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं ये सब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थ के घूमने के साथ साथ, जिस स्पीड से अर्थ घूमती है उसी स्पीड पर अर्थ के घूमने के साथ साथ वो भी घूमता है। तो हमें यहाँ से नीचे होके, नीचे से हम ज़मीन से अगर देखते हैं तो हमें वो स्टैटिक नज़र आता है। इसी करके जियो स्टेशनरी है तो हमें स्टेशनरी नज़र आता है, इस करके हम मानते हैं कि वो खड़ा हुआ है अपनी जगह पर, वो अर्थ के घूमने की स्पीड के साथ साथ अर्थ से घूम रहा है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट और सारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं और ये अर्थ के घूमने के साथ साथ, जैसे जैसे अर्थ घूमती है वैसे वैसे उसी स्पीड से साथ साथ घूमते हैं, जबकि स्टैटिक नहीं होते, ये बहुत तेज मूव कर रहे होते हैं अर्थ के साथ। तो अब पॉइंट ये है कि इंडिया जब अपने सैटेलाइट खुद लॉन्च करता है तो उसको अमेरिकन स्पेसएक्स फाल्कन से अपना सैटेलाइट लॉन्च कराने की ज़रूरत क्या है? उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है कि इंडिया जो स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करता है उनकी वेट कैरी करने की एक लिमिट होती है। तो इंडियन जो सैटेलाइट लॉन्चर है उसकी वेट कैरी करने की जो एबिलिटी है वो 4000 किलोग्राम तक है और इसका वजन जो है 4500 किलोग्राम है। इस करके हम अमेरिकन स्पेसएक्स फाल्कन से अपना नेक्स्ट सैटेलाइट GSAT-20 लॉन्च करेंगे। और इस सैटेलाइट की खासियत क्या है कि ये सैटेलाइट Ka ट्रांसपॉन्डर बेस्ड है। अभी तक जितने लेटेस्ट सैटेलाइट थे ये पहले के टाइम पर सी सैटेलाइट चलता था और आप लोगों ने पुराने टाइम के डिश देखे होंगे, डिश का साइज बहुत बड़ा होता था और उसमें बीच में जो ट्रांसपॉन्डर रिसीवर लगा होता था उसका साइज छोटा था, तो डिश बड़ी होती थी। अब क्या हुआ, डिश छोटी हो गई। जैसे टाटा स्काई की डिश आपने देखी होगी तो, या फिर टाटा स्काई है, एयरटेल है, उनकी डिश का साइज बड़ा छोटा है। अब Ka ट्रांसपॉन्डर, Ka बैंड ट्रांसपॉन्डर सैटेलाइट्स जो हैं इनकी खासियत ये है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये और ज़्यादा है। जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी 16 मेगावाट तक थी और इनकी जो जो Ku बैंड ट्रांसपॉन्डर जो हैं उनसे कई गुना ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी है और उनकी फ्रीक्वेंसी थी लगभग 16 मेगाहर्ट्ज तक
और इनकी 26 टू 40 मेगाहर्ट्ज तक की इनकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये इनकी रेंज और ज़्यादा है, इनकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है। इसका मतलब डाटा और तेज़ ट्रांसफ़र होगा, और तेज़ डाटा ट्रांसफ़र होगा, क्लैरिटी ज़्यादा होगी, डिस्क के साइज़ और छोटे हो सकते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेटर हो सकता है। अभी तक सबसे एडवांस KU बैंड ट्रांसपॉन्डर्स को मानते थे, और अमेरिका KA बैंड ट्रांसपॉन्डर्स वाले सैटेलाइट लॉन्च करता था। अभी इंडिया KA बैंड वाले ट्रांसपॉन्डर्स अब लॉन्च करेगा। ठीक, तो इस सैटेलाइट में हिस्टोरिक मूव है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज सेट टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 रीनेम्ड एज GSAT-N2। पहले उसका नाम GSAT-N2 था, अब GSAT-20 कर दिया। यूजिंग स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट इन 2024। GSAT-N2 formerly GSAT-20. GSAT-N2 is high throughput KA band trans-satellites, fully owned, operated and funded by NSIL, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर इसरो की एक ब्रांच है NSIL जो इसको लॉन्च करती है, यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। weighting of 4700 kilogram, this satellite specially designed to cater the communication need for remote and unconnected regions। तो दूर दराज के इलाकों में वहां पहुंच सके जहां तक अभी तक न्यूक्लियर कम्युनिकेशन, अब जहां तक अभी तक जो रेडियो कम्युनिकेशन है जहां तक नहीं पहुंचा, उन एरियाज में भी इस सैटेलाइट की वजह से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि कंपैरेटिवली रेंज बहुत ज़्यादा है। And notably, it surpasses the launch capacity of ISRO's most robust rocket LBM-3, capable of launching spacecraft up to 4000 किलोग्राम तक के स्पेसक्राफ्ट ये लॉन्च कर सकता था, और इसका वजन जो है 47,000 किलोग्राम है। 47 हाँ यस 47,000 किलोग्राम है। एंड जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर इसको एस्टेब्लिश करेंगे। अब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट हमने डिस्कस किया, ये स्टैटिक ऑर्बिट है, जब अर्थ जो घूमती है उसी स्पीड से घूमता है, हमें अर्थ से स्टैटिक नजर, जबकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, अर्थ के घूमने की स्पीड के बराबर घूम रहा है। This launch marks the second demand-driven satellite initiative by NSIL. Their earlier mission GSAT-24 successfully met the requirement of Tata Play for direct-to-home broadcasting. तो इससे पहले टाटा प्ले के लिए काम कर चुका है GSAT-24. Space sector reforms and NSIL role. India's 2020 space sector reforms mandate NSIL to functioning in demand-driven mode, where end customers are identified before satellite launch, contrasting the previous supply-driven approach where capacity has leased post-launch. The new capacity was leased post-launch. This new strategy enhances planning and customer engagement. तो NSIL, तो this is GSAT-20, ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट लॉन्चर है। NSIL इनकॉर्पोरेट्स इन मार्च 2019 में ये बना था, सर्व्स एज कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो की कमर्शियल आर्म के फॉर्म में काम करता है, ऑपरेटिंग एज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। With the current portfolio of 11 communication satellite in orbit, NSIL mandate includes satellite ownership for Earth observation and communication, providing launch services, satellite building through Indian industry, and facilitating technology transfer to Indian industry. तो कुल मिला के इंडिया में बना हुआ सैटेलाइट है, इसरो की एक ब्रांच है NSIL, और उसकी ये जो कमर्शियल ब्रांच है उसने इसको लॉन्च किया है, और अमेरिका के फाल्कन से लॉन्च किया जाएगा, और ऑब्वियसली अमेरिका से ही लॉन्च होगा। और अमेरिका, ये दुनिया के सारे सैटेलाइट हमने पहले भी डिस्कस किया था, अपनी वेस्ट ईस्ट कोस्ट से ही हमेशा लॉन्च होते हैं। और जैसे ये फ्लोरिडा है यहाँ पे, और जितने कोशिश होती है इंडिया की भी जैसे कोशिश होती है कि हम अपने सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च करते हैं, 0 डिग्री के जितना पास हो सके उतना, और हर कंट्री अपना सैटेलाइट अपने ईस्टर्न कोस्ट से ही लॉन्च करती है। तो हम भी अपना ईस्टर्न कोस्ट से लॉन्च करेंगे, क्योंकि अर्थ के घूमने की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट है। तो ईस्टर्न कोस्ट से हम इसको लॉन्च करते हैं, और कोशिश ये होती है कि समुद्र के आसपास से ही लॉन्च किया जाए, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो समुद्र में उसको गिरा के ख़त्म भी किया जा सके। सो हमारा भी सतीश धवन स्पेस सैटेलाइट जो लॉन्चिंग सेंटर है वो यहीं पर है, हम यहीं से इसको लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्की ग्रास। ये ग्रास की कैटेगरी है जिसकी टोकरियाँ और बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें बनती हैं।
और तराई रीजन के अंदर उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी होती है। और अच्छा, आप लोग ये बताओ कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को वीडियो देखने में? कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए हैं हमने, उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को वीडियो में? या आज कुछ नया एक्सपीरियंस तो नहीं हो रहा आप लोगों को? ओके, थैंक यू बेटा। सो सिक्की ग्रास, तो artisan working with sticky grass face significant setback due to the effects of climate change and unfulfilled government commitments regarding financial assistance for establishing sticky stall and nationwide trade fairs held throughout the year। तो वादा था गवर्नमेंट का, हम आपको ये सिक्की ग्रास से बने हुए प्रोडक्ट के लिए हम आपको स्टॉल्स प्रोवाइड करेंगे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम होगा, बट वो फुलफिल नहीं हो सका है। तो वो आर्टिसन वह जो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बात सुनो भाई, नहीं तो हम ये सिक्की ग्रास आर्ट जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन क्या है? सिक्की ग्रास इज अ मेंबर ऑफ जिजानॉइड ग्रास फैमिली। लोकल वर्नाकुलर टर्म्स रेफर एज कैंचा एंड अर्न एज मोनिकर गोल्डन ग्रास फॉर इट्स रेडियंट गोल्डन शीन अपॉन ड्राइंग। तो सिग्निफिकेंटली आइडेंटिफाइड एज क्रायोसोपोगॉन जिंजानॉइडिस। This grass has historically mentions in ancient Sanskrit texts like Ramayana, where it goes by names such as Viran and Sugandhi Mool, Ushir and Nalad. Native to the Tarai region, अब तराई रीजन आप लोगों को पता होगा, और एनवायरनमेंट में तराई रीजन की इंपॉर्टेंस एनवायरनमेंट के अंदर वो ट्रांजिशन जोन में आता है। ठीक है, हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। और तो सिक्की ग्रास मेंबर ऑफ द फैमिली, उसके बाद है तो नेटिव ऑफ द तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार। सिक्की ग्रास टिपिकली रीचेज एन एवरेज हाइट ऑफ 3 to 4 feet। द स्टेम इज यूटिलाइज्ड टू क्राफ्टिंग artifacts while the roots are extracted for oil used for both perfumery and medicinal applications। इन हिली ट्रेन्स, तो इसकी जो जड़ है उससे परफ्यूम बनाते हैं और ऊपर के हिस्से से इस तरह के आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। So both perfumery and medicinal applications in hilly terrains, efforts are made to cultivate सिक्की grass to combat soil erosion। तो सिक्की grass was granted, तो यहाँ पर भी important है बेटा। In hilly terrains, effort are made to cultivate सिक्की grass to combat soil erosion। soil erosion को ये रोकती है। और सिक्की grass were granted as geographical indicator tag in 2018 में इसको GI टैग मिला था। सिक्की ग्रास को 2018 में GI टैग मिला था। आज भी 2-3 चीज़ों को GI टैग मिला है और कल की न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे। एंड रिनाउंड बाय हिज हैंडीक्राफ्ट, सिक्की ग्रास हैज बीन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। क्राफ्टमैन क्रिएट एन एरे ऑफ ट्रेडिशनल आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपर्पज बास्केट्स, ornament, show pieces and various utility items highly valued in rural India। Challenges क्या हैं? One of the primary challenge faced by the Sikki craftsmen is impact of climate change on grass quality। Rising temperatures have led to the decline of grass quality affecting its softness। तो ग्लास थोड़ी हार्ड हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है। द इंक्रीज brittleness requires additional process time and render to grass unsuitable for crafting basket and other artifacts। तो बनाने में दिक्कत आ रही है, स्पीड कम हो गई है ना। जब पहले होता था तेज बना लेते थे, अब उतनी तेजी से बनती नहीं, थोड़ी हार्ड भी हो रही है। पहले सॉफ्ट होती थी तो बनाना आसान था। तो कई सारी और दिक्कतें भी हैं जो सिक्की ग्रास के साथ आ रही हैं। नेक्स्ट इज स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम nurturing sustainable tourism। The inclusion of देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बेटा इसको मार्क कर लेना, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शायद उड़ीसा में है ये। In the स्वदेश दर्शन 2.0 scheme signifies a strategic move to the Ministry of Tourism toward fostering sustainable and responsible tourism destination। Let's delve into the essence of the स्वदेश दर्शन scheme and evolved version स्वदेश। अब इसका है क्या स्वदेश दर्शन 2.0 का?
It aims to develop tourism destination with a sustainable and responsible tourism approach. Identified 48 destinations across 27 states. UT so far developed under SD 2.0. तो कुल मिला के सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए है इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015, 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट. तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज स्वदेश दर्शन 2.0. किसने शुरू किया, उसकी 4 लाइनें आएंगी 1 2 3 4 और पूछेंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है. और पहली स्टेटमेंट क्या होगी, 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट, union territory administration and central agencies for the development of tourist infrastructure across the India, across the nation. The operation and maintenance of project fall under the jurisdiction of respective state government duty administration. Swadesh Sevak 2.0, SD 2.0, the revamped version of the original scheme focuses on sustainable and responsible tourist destinations, encompasses tourism and allied infrastructure, tourist services, human capacity development, destination management and promotion supported by policy and institutional reforms. कुल मिला के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, टूरिज्म सर्विस उन्हीं सभी से रिलेटेड है. एम्स टू बूट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी. देयर इज पॉसिबिलिटी. अभी आने वाले टाइम के अंदर जैसे हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे टूरिज्म के सेक्टर्स बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ये है कि किसी एक जगह के लिए, किसी एक फोर्ट के लिए किसी एक को स्पॉन्सर पॉइंट कर दिया, ये किला भाई तुम्हारा हो गया, इस सारे की मेंटेनेंस वगैरह तुमने देखनी है. हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लाइटिंग वाइटिंग कैसी होगी, डस्टबिन कैसे होंगे, वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है. पोल्यूशन कम हुई है वो सब, और उनको राइट दे देंगे, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर लो. ठीक. नेक्स्ट इज एनविजन an increase in public private partnership PPP within the tourism sector, including the operation and maintenance of assets created under the scheme. उसके बाद डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या ये, लोकेटेड इन बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, एडजेसेंट टू द हीराकुड डैम. महानदी रिवर के ऊपर हीराकुड डैम है. इसको बेटा ठीक से देख लेना स्वदेश दर्शन को, ये जो ग्राफिक है और क्या क्या इसके अंदर फीचर है. टू डेवलप सस्टेनेबल, create a robust framework for integrated development of tourism destination in partnership with state, UT, local government, promoting sustainable and responsible tourism in India. उसके बाद setting up of destination management organization, national integration database of hospitality industry, निधि के नाम से उसको बनाया गया है. System of assessment, awareness training for the hospitality industry, साथी revamping star classification of certification scheme for sustainable tourism, eco tourism, adventure tourism, etc. Minimum standard of homestay के जो BMB बनेंगे और वहाँ पर किसी को अपने घर में भी अगर रखना है तो क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, कैसा घर होना चाहिए. इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रेटजीज टू डेवलप माइस, मेडिकल एंड वेलनेस, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड अदर नीश एरियाज, कल्चर एंड हेरिटेज, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म. इंडिया में कई तरह के टूरिज्म हैं, उन सबको प्रमोट करना इसी स्कीम के अंदर. टू अचीव द विजन ऑफ सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल, डेवलप बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड फॉर द मेजर टूरिज्म थीम्स, सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, डेस्टिनेशन एंड टूरिस्ट सेंटर अप्रोच, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट. वो सब कुछ है बेटा. इसमें क्या क्या हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ इसी का पार्ट है. एक बार जाके देख लेना, इसके नोट्स बना लेना इसके अलग से. और बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हीराकुड डैम के पास. गेन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज द बेस ऑफ नोटेड फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई ड्यूरिंग हिज रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985. Vegetation comprises dry deciduous mixed forest featuring major trees such as sal, asana, bija, anala and dhaura. And rich fauna includes tiger है, sloth bear है, leopard, hyena है, spotted deer है, antelopes है, sambar, gaur, nilgiri, bison and langur monkeys. The integration of Debrigarh Wildlife Sanctuary into Swadesh Darshan 2.0 scheme not only enhanced tourism infrastructure but also contributes to the conservation and promotion of India's natural and historical heritage. Smart 2.0 program elevating Ayurvedic research. इस न्यूज़ को थोड़े दिन पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. टारगेट गवर्नमेंट का ये है कि आयुर्वेद की फील्ड में भी रिसर्च डेवलप की जाए, क्योंकि ये हमारा अपना इंडिजीनियस मेडिसिनल वे है. और इसके साथ साथ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आयुष डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और आयुष डिपार्टमेंट में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और
और होम्योपैथी, ये भी सब इसी के अंदर आते हैं। हालांकि होम्योपैथी ओरिजिनली इंडिया से बिलोंग नहीं करती, ये जर्मनी से बिलोंग करती है, पर जर्मनी में इसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। पर बहुत सारी मेडिसिन अभी भी जर्मनी में बनती हैं, इंडिया में उनकी मेन मार्केट है। इंडिया में भी है, कुछ हद तक पाकिस्तान में भी है, इंडिया पाकिस्तान इस मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इसकी अच्छी खासी मार्केट है, बट वहाँ पर इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करता आप होम्योपैथी के ऊपर। तो गवर्नमेंट इस डिपार्टमेंट को डेवलप कर रही है। द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज एंड द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैव जॉइंटली लॉन्च्ड the SMART 2.0 program aiming to advance Ayurvedic research and bridge the gap between traditional medicine and contemporary healthcare practices. About SMART 2.0 program scope, the scope of mainstreaming Ayurveda research among teaching professionals. SMART program focuses on fostering robust clinical studies in priority areas of Ayurveda in collaboration with academic institutions and hospitals nationwide. Objective क्या है? SMART 2.0 aim to produce tangible evidence showcasing the efficacy and safety to Ayurvedic interventions. The program utilizes interdisciplinary research methods to translate finding into practical application in public health care. आपको रिसर्च करना है और उसका आपको डाटा देना है, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट देने हैं कि आपकी रिसर्च से फलानी मेडिसिन है, इससे ये चेंजेस आ सकते हैं और इस तरह की बीमारियों के लिए उनको ये क्योर कर सकती है। रिसर्च एरिया क्या है, ध्यान रखना, वो कुल मिला के स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम का नाम है और इसी से रिलेटेड है। द स्टडी टारगेट सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी, एडहेरेंस टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस इन क्रिटिकल रिसर्च डोमेन्स सच एज बालकास, मालन्यूट्रिशन, इनसफिशिएंट लैक्टेशन, एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग और उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉजल वेमेन एंड डायबिटिक मेलिटस DM2 और ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है एलोपैथी में नहीं है, उनका इलाज या तो आयुर्वेद में है या फिर यूनानी में या सिद्ध में या फिर होम्योपैथी में उन बीमारियों का इलाज है। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, एक नहीं बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पर आके जो इस तरह से मेडिसिन का सिस्टम है, नया साइंटिफिक रिसर्च के बेस के ऊपर जो मेडिसिन बनी हैं और एलोपैथी में कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट उनमें कोई प्रोविजन ही नहीं है कि इस तरह की बीमारी का कोई इलाज हो भी सकता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज आयुर्वेद में या फिर यूनानी में या फिर सिद्ध में है। तो व्हाट इज़ यूनानी? यूनानी मेडिसिन जब इंडिया में मुगल और सल्तनत से जुड़े हुए लोग आए तो अपने साथ आते हुए हकीमों को लेके आए। इंडिया में वैद्य होते थे, वहाँ पे हकीम होते थे, तो नाम उन्हीं के नाम के, नाम भी उनके यूनानी है, ठीक। और कुल मिला के काम करने का तरीका एक ही है, जैसे आयुर्वेद है वैसे यूनानी है, बट थोड़ी थोड़ी फॉर्मुलेशन में फ़र्क है, कंपनियों का फ़र्क है। जैसे इंडिया के अंदर यूनानी मेडिसिन बनाने वाली एक कंपनी हमदर्द, और हमदर्द इंडिया में भी है, शायद पाकिस्तान में भी है हमदर्द नाम से कंपनी, और बाकी आयुर्वेद वाली तो कई सारी कंपनियाँ हैं इनमें। तो अब यही है कि आप आयुर्वेद में जो भी रिसर्च करो, उसमें डेवलपमेंट जो भी हो, उसके बारे में हमें डाटा दो, उसका रिकॉर्ड दो और उसका ऑथेंटिक हमारे पास होना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एंड व्हाट इज CCRAS? ऑटोनॉमस बॉडी है, द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस ऑपरेट्स एज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, AYUSH, यानी आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी of the government of India. Apex body है, CCRS is the apex body in India responsible for formulation, coordination, developing and promoting research and scientific lines in Ayurveda and SOVA Rigpa system in medicines. Key fact about National Commission for Indian System of Medicine, NCISM, statutory body है, statutory body established under the NCISM Act 2020 with the goal of improving access to quality and affordable medical education in Indian system of medicine. Composition, बेटा इसके साथ हम इस न्यूज़ के साथ आप इससे पहले वाली न्यूज़ जो टूरिज्म 2.0 है, जो इसके पहले वाली न्यूज़ दैट इज स्वदेश दर्शन 2.0 और उसी के साथ साथ स्मार्ट 2.0, इन दोनों स्कीमों को मैंने इकट्ठा क्यों लिखा है? पिछले कुछ सालों से इंडिया में मेडिकल टूरिज्म इंक्रीज हुआ है और मेडिकल टूरिज्म इंक्रीज होने के पीछे एक बड़ा फैक्टर ये है कि जिस काम के लिए अमेरिका में डेंटिस्ट $4,000 देता है, वही काम इंडिया में 4,000 रुपये में हो जाता है। और डॉलर और रुपये का फ़र्क आप समझ सकते हैं
कि वहाँ पे $4,000 मतलब 80 रुपये के हिसाब से डॉलर की जो कॉस्ट आती है, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। और उसी प्रोसेस में इंडिया में जो ये जो बाल हैं वो पीछे से काट के आगे लगाते हैं, वो भी क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रोसेस है। अमेरिका में बहुत एक्सपेंसिव है और इंडिया में ये छोटे मोटे कई सारे क्लिनिक ऐसे खुले हुए हैं, ये 10-15-20 हज़ार रुपये में भी कर देते हैं। और जिस हिसाब से मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा ट्रीटमेंट मुझे भी कभी ना कभी कराना पड़ेगा। और बट ये है कि ये जब यहाँ सिस्टम है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन आयुर्वेद में भी है। तो इंडिया में क्योंकि मेडिकल टूरिज्म है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ऐसी कई सारी बीमारियाँ जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं है, उनका इलाज होम्योपैथी और आयुर्वेद में होगा। और अगर ऐसी कई सारी बीमारियाँ हैं जिसके लिए कुछ खास जगह हैं जहाँ पर इनके ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे केरला में एक जगह है कोट्टकल, तो वहाँ पर एक मेडिसिन कंपनी है, एक सॉरी आयुर्वेदिक फर्म है, उसका नाम है आर्या वेदशाला। तो आर्या वेदशाला में कुछ बहुत अजीबोगरीब बीमारियां हैं जिनका वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, जिनका दुनिया में कहीं ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसी होम्योपैथी को लेकर कई सारे रिसर्च सेंटर हैं इंडिया में जहाँ पर कुछ बीमारियों का इलाज वो कर सकते हैं जिनका इलाज किसी और मेडिसिन वे में नहीं है। तो उसी तरह से योग है, उसी तरह से सिद्ध है, उसी तरह यूनानी है, तो कुछ ना कुछ खासियत है। तो वहाँ पर जहाँ वहाँ टूरिज्म है तो इसका मतलब इंडिया में अगर मेडिकल टूरिज्म है तो इसका मतलब इसको भी प्रमोट करना चाहिए और इसमें रिसर्च हो, साइंटिफिक रीजंस हो। आप अपनी वेबसाइट्स पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर सकती है क्योंकि हमें मेडिकल टूरिज्म पर भी फोकस करना है। और उसके साथ क्या है, कॉम्पोजिशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ 29 मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अ रिसर्च कमेटी रिकमेंड नेम्स ऑफ की पोजीशंस। तो इसका मतलब ये कि जब आप मेंस में इस टॉपिक को लिखोगे, मेंस में इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, टूरिज्म से रिलेटेड टॉपिक आता है, तो आप उस टॉपिक के साथ साथ ये जो पॉइंट है स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम, उसको आप जो इससे पहले हमने न्यूज़ डिस्कस की है, इन दोनों न्यूज़ को लिंक करके आप अपनी एक न्यूज़, अपना एक जो टॉपिक है वो क्रिएट कर सकते हैं। टूरिज्म से रिलेटेड है तो टूरिज्म के साथ इसको जोड़ सकते हैं, ये हैं इसके साथ आप टूरिज्म को जोड़ सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपका एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से फ्रेम हो जाएगा। और फ्रेमिंग पॉलिसीज ऑफ रेगुलेशन मेडिकल इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, asserting healthcare related human resources infrastructure needs, ensuring compliance by the state medical council, Indian research of medical with the regulations, facilitating coordination among the autonomous boards created under the NCISM. The SMART 2.0 program symbolizes a progressive step in advancing Ayurvedic research and integration traditional practice into the modern healthcare, ultimately benefiting public health on a broader scale. ठीक, और उसका इंडिया को भी बेनिफिट होगा, हमारे यहाँ पर भी लोगों का बिलीव बढ़ेगा। और एक एस्पेक्ट है कि जब कोरोना आया था तो बाबा रामदेव की मेडिसिन खा के भी बहुत सारे लोग ठीक हुए थे। इसका मतलब अगर इंडिया में आयुर्वेदिक सिस्टम है वो डेवलप हुआ था, तो पुराने ज़माने में हम लोगों ने, या रामायण में भी हम लोगों ने देखा कि वो संजीवनी बूटी नाम की बूटी लाके अगर वहाँ पर एक आदमी जिसको जहर चढ़ा है उसका इलाज हो सकता है, तो इसका मतलब वो इंडिजीनियस टेक्निक है। हमारे यहाँ पर दुनिया में कहीं पर भी एलोपैथी डेवलप हो जाने से पहले हर किसी कंट्री का, हर किसी रीजन का अपना एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हुआ करता था। उसी में आयुर्वेद भी है, उसी में बाकी सब भी आती हैं। और अगर आप डाटा, उससे रिलेटेड रिसर्च जो है इंडिया में अगर आप पब्लिश करोगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो इंक्लाइंड होंगे टूवर्ड्स आयुर्वेदा, और इससे डॉक्टर्स को इनकरेज मिलेगा। तो इंडिया में जो मेडिकल सीट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, कुछ लोग इस तरफ चले जाएंगे, कुछ इस तरफ चले जाएंगे। तो रिसर्च का एक एस्पेक्ट है, तो आप उसमें इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसमें CCRAS इसका नाम मेंशन कर सकते हैं, और उसके साथ स्टैट्यूटरी बॉडी ये जो NCISM है इसको मेंशन करोगे। तो इसका मतलब नोट्स इसके बड़े ध्यान से बनाने हैं, आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से लिखनी है, उस न्यूज़ को ठीक से अपने नोट्स में लिखो और आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट इज CCI study highlights competition dynamics in Indian iron ore market. The Competition Commission of India has released a comprehensive study scrutinizing the competition landscape with the iron ore market. Here is an overview of finding the concern raised by CCI. Iron ore composition क्या कहती है? Iron ore is predominantly composed of iron oxides, namely magnetite and hematite, yielding metallic iron upon heating with the reductant. Indian position in iron ore production क्या है? The CCI study affirms India's self-sufficient in iron ore production, contributing a substantial 7% of global output.
nearby securing the 4th position among the world's largest producers. Concern raised by CCI. Increase of iron ore export. Recent years have witnessed a surge in iron ore exports, prompting concern due to its comparatively lower value of comparison to finished product like steels. Allocation of captive mines, ये कुछ खास न्यूज़ है नहीं बेटा इसमें, और कंपटीशन डायनामिक्स हैं, इसको जाके खुद देख लेना, इसमें कुछ खास कराने वाला है नहीं इसमें। तो व्हाट आई हैव सीन तो मुझे कुछ खास लगा भी नहीं, मैंने बना तो दी थी, एक बार आप इसको खुद चेक कर लेना। हाँ जी, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे, या हमारे दिमाग में भी आता है कि इंडिया, हाँ यस बेटा, हेयर ट्रांसफर, जो वर्ड याद नहीं आ रहा था, इंडिया और अमेरिका के बीच में या इंडिया और यूरोप के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो पॉसिबल कैसे होता है। उसके लिए समंदर के अंदर अंडर वाटर इस तरह से ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाती है ना, तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो समंदर के अंदर बिछाई जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, अब कल नरेंद्र मोदी कावरती आइलैंड गए थे, लक्षद्वीप का एक छोटा आइलैंड है कावरती, वहाँ से ये इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई है। अब यहाँ पर समंदर के बीच में ये जो ऑप्टिकल फाइबर वो बिछाया जाएगा। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट इन कावरती लक्षद्वीप। प्रोजेक्ट ओवरव्यू क्या था, स्कोप, द प्रोजेक्ट एंटेल्स सबमरीन केबल कनेक्टिविटी फ्रॉम मेनलैंड कोची to 11 Lakshadweep islands including Kavarati, Agati, Amini, Kadmat, Chetleth, Kelpani, Minikoy, Androth, Kilthan, Baganam and Bitra। ये 11 आइलैंड्स हैं, तो वहाँ तक ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। फंडिंग यूनिवर्सली फाइनेंस्ड बाय यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड USOF अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड सर्व्ड एज द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव एजेंसी with MSNEC Corporation India Private Limited awarded the project through global open tender process। की एक्टिविटीज क्या कहती हैं, प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स मैरीन रूट सर्वे, सबमरीन केबल लेइंग, सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ CSL स्टेशंस एंड इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ एंड टर्मिनल्स। एक बात मेरे कभी कभी दिमाग में खटकती है कि सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर जो थी वो BSNL ने बिछाई थी, पर बावजूद इसके BSNL के पास आज कंपैरेटिवली उतने कस्टमर्स हैं नहीं जितने बाकी की प्राइवेट कंपनीज के पास हैं, और BSNL ने कभी कोशिश भी नहीं की अपनी कंडीशन, अपनी सर्विसेज को सुधारने की। अब BSNL कैसे करेगा अल्टीमेटली, बेशक वो प्राइवेट हाथों में है, बट स्टिल अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल काफ़ी सारा है उसके अंदर ना, तो सर्विसेज बहुत बेटर नहीं हुई। अब इस तरह के खर्चे वाले काम में हमेशा टेंडर जो है BSNL जैसी कंपनियों को दे देते हैं। अब BSNL कंपनी से सिग्नल लेके एयरटेल और बाकी सब कंपनियां अपना काम शुरू कर देंगी, वो प्रॉफिट में जाते हैं, और BSNL को वो कंपनियां थोड़ा बहुत पैसा दें जिससे BSNL कंपनी जिंदा रहे। और सरकार की भी पॉलिसी शायद सारी सरकारों की ऐसी है कि BSNL को ना तो खत्म होने देना है, ना ही इसको ठीक से काम करने देना है। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, इंटरनेट स्पीड बूस्ट। The KLI SOFC project is expected to significantly enhance internet speed, unlocking new possibilities and opportunities for the residents of the Lakshadweep. Historic connectivity, for the first time since independence, Lakshadweep will be connected through dedicated submarine optical fiber cable, marking a historic leap in the communication infrastructure. Informative impact क्या है? The dedicated submarine OFC is poised for the bring about paradigm shift in the communication infrastructure in the Lakshadweep island. अब लक्षद्वीप आइलैंड तक इस ऑप्टिकल फाइबर की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है इंडिया की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, लक्षद्वीप का उस स्ट्रेटेजिक, इंडिया की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट, और लक्षद्वीप का उस परफेक्ट जगह पर होना जहां पर इंडिया को अपने जो एयरक्राफ्ट करियर्स हैं, या फिर कभी हो सकता जरूरत पड़े एयरक्राफ्ट करियर की, या फिर एयरक्राफ्ट्स के लिए कुछ वहाँ पर स्ट्रिप वगैरह बनानी है, तो कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो और भी कई सारी रिक्वायरमेंट है, प्लस कमर्शियल एस्पेक्ट भी है कि वहाँ से पैसा आएगा। So it will facilitate faster and more reliable internet services benefiting sectors such as telemedicine, e-governance, education, digital banking, digital literacy initiative etc. और ये भी आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो इस करके इन सब के लिए भी वहाँ पर तेज इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है, इस करके अंडर वाटर केबल डाल के वहाँ तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद डिस्कवरिंग कावरती आइलैंड,
अ जेम इन लक्षद्वीप आर्चिपेलागो, क्योंकि कवरती से थी, वहां से शुरू की उन लोगों ने, केबल वगैरह वहां डाली है, इस करके कवरती भी डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन बना ले। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप कवरती होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, इंडिया स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। और हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ कि कवरती, सॉरी जो लक्षद्वीप है ये कोरल आइलैंड है, ठीक, और इसकी फॉर्मेशन जो है उसमें जो अर्थ की एक्टिविटीज हैं उसका कोई रोल नहीं है इसमें, सारा रोल जो है वो सिर्फ उसका कोरल का है। तो कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप हो गया, लोकेशन सिचुएटेड अप्रॉक्सिमेटली 360 किलोमीटर ऑफ कोस्ट ऑफ केरला, इट स्टैंड्स एट द हार्ट ऑफ लक्षद्वीप आर्चिपेलागो। यहाँ पर है लक्षद्वीप आर्चिपेलागो में, आर्चिपेलागो में तो नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं। आर्चिपेलागो नेबर्स पोजीशन बिटवीन अगाती आइलैंड to the west and Adroth Island in the east, Kavaratti central hub in the island chain. Geographical feature क्या है? Covers an area of 4.22 square kilometer, embodying a harmonious blend of length and width. The island elevation ranges from 2 to 5 meters above the mean sea level, and western side 2.2 to 3 meters on the eastern side. Lagoon and palms. A shallow lagoon graces the western side, while the northern side is adorned with the coconut palms. तो वहाँ पे palm ही मिलेंगे basically. नेचुरल वंडर क्या है? कावरती बोस्ट 12 atolls, 5 submerged banks and 3 coral reefs, adding to its natural charm. तो ये भी खुद अटॉल से बना है और उसके साथ साथ यहाँ पर कोरल रीफ्स भी हैं, और इसका मतलब टूरिज्म भी होगा जहाँ पे कोरल रीफ होंगी। इनलैंड लेक यूनिकली कावरती फीचर्स अ स्मॉल इनलैंड लेक एंड इट इज नॉर्दर्न एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिवनेस। यहाँ पर इसमें एक लेक भी है और कोरल हैबिटाट भी है यहाँ पे। नेचुरल एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज, मॉस्क्स एंड ग्रेवयार्ड्स, कावरती टाउन स्टैंड्स आउट ऑफ मॉस्क adorned with the intricately carved wooden pillars and roofs. The graveyard also showcases carved stones reflecting the cultural richness of the island. Residential diversity क्या है? Notably, Kavaratti has the highest percentage of non-islanders resident among the Lakshadweep Islands. सब लोग बाहर से आके बसे हैं यहाँ पे। Language and identity, स्पोकन लैंग्वेजेस में मलयालम है एंड महल आर द प्राइमरी लैंग्वेजेस स्पोकन, रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस इन द रीजन। स्मार्ट सिटी, मलयालम है मतलब केरला के लोग, यहाँ पे केरला की लैंग्वेज बोली जाती है। स्मार्ट सिटी डेजिग्नेशन, Kavaratti has been selected as one of the 100 Indian cities earmarked for their development under the prestigious Smart City Mission के अंदर ये भी आता है। तो स्मार्ट सिटी मिशन में आता है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। कंक्लूजन क्या है? Kavaratti with the blend of natural beauty, cultural heritage, modern development initiative stands as the testament of the unique identity and potential from growth within the Lakshadweep archipelago. As a capital and cultural hub, Kavaratti becomes visitor for explore the scientific landscape, embraces the vibrant community. Discovering the Kuno National Park, a heaven for the wildlife conservation. तो कूनो नेशनल पार्क है जहाँ पर लाके अफ्रीका से टाइगर छोड़े गए थे, और न्यूज़ ये है कि टाइगर्स ने वहाँ पर, सॉरी ये जो चीता है इसने वहाँ पे बच्चों को जन्म दिया है। तो चीते वहाँ से अफ्रीका से लाके यहाँ छोड़े गए थे। तो जियोग्राफिकल प्लेसमेंट क्या है? सिचुएटेड इन द श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क nestled between the scenic Vindhya Hills. River connections named after the Kuno River, a significant tributary of the Chambal River, which gracefully transfers the park expanse. So Chambal is a tributary of which river? चंबल। और चंबल में आके मिलने वाली रिवर का क्या नाम है? बनास। और चंबल itself is a tributary of यमुना river. Evolution and recognition, historical transition. Originally established as a wildlife sanctuary, the government elevated its status to national park in 2018, signifying its commitment to conservation. International acclaim, Kuno National Park has garnered international recognition, particularly in its conservation and restoration efforts, prominently marked by the recent reintroduction of cheetahs. Action plan of cheetahs, the park was selected under the action plan for the introduction of cheetahs in India, contributing to the biodiversity conservation effort. तो ये एक्सेस C2 है। Rich vegetation and varied landscape, floral diversity. The park boasts diverse range of vegetation, transition from tropical dry deciduous forest to the expansive savanna grassland. तो savanna grassland आपको पता ही है कहाँ पर होगी, ट्रॉपिकल एरियाज में savanna होती है। लैंडस्केप फीचर में क्या है? Characterized by rocky hills, ravines, plateaus. Kuno National Park offer a
पिक्चरिस्क एंड वेरिड टेरेन। डोमिनेंट फ्लोरा के अंदर कदाई, सलाई, खैर ट्रीज। खैर जो ट्री है ये हिमाचल के लोअर एरियाज में होता है, लोअर हिमाचल के अंदर खैर, और इसी से कत्था निकलता है। खैर ट्रीज स्टैंड आउट द डोमिनेंट फिगर्स ऑफ द लश फॉरेस्ट एरियाज एनहेंसिंग द पार्क इकोलॉजिकल रिचनेस। एबंडेंट फ्लोरा के अंदर कहते हैं जंगल कैट है, इंडियन लेपर्ड है, स्लॉथ बियर है, इंडियन वुल्फ है, एंड स्ट्रिप्टेड हाइना है, गोल्डन जैकल है और बंगाल फॉक्स है। उसके साथ ढोल है, और ढोल ये इंडियन वाइल्ड डॉग की कैटेगरी है। ये उसकी फोटो दी हुई है, ये ढोल की फोटो है। इंडियन वाइल्ड डॉग है, जंगल के कुत्ते। ठीक, तो कभी हो सकता है क्वेश्चन आए आपको। तो कूनो नेशनल पार्क, क्योंकि उसने बच्चे दिए थे इस करके न्यूज़ बन गई। और एवियन डाइवर्सिटी, कूनो नेशनल पार्क इज आल्सो हेवन ऑफ बर्ड एंथुसियास्ट्स hosting more than 120 bird species that contribute to the vibrant ecosystem. Celebration of life, the recent birth of 3 cheetah cubs in Namibian cheetah Asha marks a significant milestone in the ongoing effort toward cheetah conservation and reintroduction of Kuno National Park. Kuno National Park stands not just a geographical entity but a testament of Indian commitment to biodiversity conservation and wildlife restoration. With its diverse landscape, rich flora and fauna, ongoing initiatives, the park invites nature enthusiasts and conservationists alike to witness the harmony and nature's tapestry in the heart of Madhya Pradesh. अब next is unveiling desert cyclone 2024 India UAE joint military exercise. हमने इससे पहले भी कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज की, उसमें मिलन भी है, बाकी सब भी हैं। तो अब यहाँ पर है डेजर्ट साइक्लोन 2024, और इंडिया और यूएई की ज्वाइंट मिलिट्री फोर्सेस हैं जिनका ये मिशन है, ये वाला ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये यूएई की फोर्सेस हैं और ये इंडियन फोर्सेस हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। ये नेगुलर एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 24 सेट टू अपहोल्ड जनवरी 2 to January 15 तक ये चलेगा इन एक्सपेंसिव टेरेन्स ऑफ राजस्थान, इंडिया। द एक्सरसाइज स्टैंड एज टेस्टामेंट ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई, और आपस में रिलेशंस बेटर करने के लिए दो कंट्रीज आपस में इस तरह के मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड फोकस, एनहांसिंग interoperability. Desert cyclone aims to bolster interoperability between the armed forces of India and UAE. तो रिलेशन बेटर करने का एक तरीका है अर्बन ऑपरेशंस। A key focus on exercise lies in learning and sharing best practices in urban operations, showcasing the commitment to preparedness in diverse military scenario. याद रखना बेटा कंट्री कौन सी है, यूएई है। कल को हो सकता है आपसे जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो यूएई की जगह वो बहरीन कर दे, या फिर वो दुबई कर दे, या फिर वो कतर कर दे, सऊदी अरेबिया कर दे, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, यूएई ना कुछ भी चेंज कर सकते हैं। एनहेंसिंग इंटरऑपरेबिलिटी, उसके बाद है सिग्निफिकेंस एंड माइलस्टोन। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन in the evolving strategic partnership between India and UAE. It underscores the commitment to mutual learning, cooperation and strengthening bilateral ties. वही सब कुछ जो सब में होता है वही है। आपको सिर्फ इसका कुल मिला के नाम याद रखना है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 इंडिया और यूएई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। डिप्लोमेटिक फाउंडेशन एस्टैब्लिश 1972 के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई हैव बीन एंकर्ड इन द शेयर वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एम्बेसी फाउंडेशन ऑपरेशन ऑपरेटेड इन एम्बेसी दिल्ली में 1972 में इनकी एम्बेसी स्टार्ट होती है, एंड रेसिप्रोकली इंडिया एस्टैब्लिश इट्स एम्बेसी इन अबू धाबी 1973 के अंदर। A military collaboration, the joint military exercise follows a series of collaborative efforts including first ever Indian UAE joint air force exercise 2008, naval exercise जायद तलवार के नाम से ये कराते हैं। वहाँ पर ऑपरेशन जो है वो डेजर्ट साइक्लोन, और यहाँ पर डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, और यहाँ पर इनका नाम है जायद तलवार। तो एयर फोर्सेस और नवल मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बीच में ये होने वाली एक्सरसाइजेस हैं। तो अगर नेवी एक्सरसाइज है तो दैट इज जायद तलवार। बियॉन्ड मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया हैज बीन एक्टिव पार्टिसिपेट इन इवेंट्स लाइक इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन IDEX इन अबू धाबी। तो डिफेंस एग्जीबिशन है, इंडिया अपने वेपन दिखाएगा, उन कंट्रीज को वेपन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उनके पास पैसा है, इसका कि दे आर कंटिन्यूसली बाइंग वेपन्स, fostering dialogue and collaboration in the defense sector. Bilateral naval engagement. Earlier this year, Indian Navy showcased the maritime prowess in the bilateral exercise Zayed Talwar, where INS Visakhapatnam Navy ka and INS Trikand participated, further enhancing interoperability and synergy between the naval forces in two nations. याद रखना बेटा,
अब इसका मतलब आपको जो डेजर्ट वाला करना है, नाम भूल गया इसका, फिर डेजर्ट साइक्लोन, सॉरी, डेजर्ट साइक्लोन और जायद तलवार, ये दोनों नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों इंडिया ने किस किस के साथ किए हैं, ठीक है, या फिर ये क्या हैं ये दोनों, इसका क्वेश्चन हो सकता है। इंडिया मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज है, कंट्रीज के नाम आगे पीछे करेंगे, और उसके साथ एक दूसरी एक स्टेटमेंट हो सकती है कि जायद तलवार नेवी की एक्सरसाइज का नाम है। देन उसके बाद कंक्लूजन क्या है, डेजर्ट साइक्लोन इमर्जेस एज प्लेटफॉर्म फॉर शेयर लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव प्रिपेयर्डनेस सिंबलाइजिंग डायनामिक एंड ग्रोइंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई इन द रेलम ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। उसी के साथ हम लोगों ने ये भी न्यूज़ डिस्कस की है कि इंडिया इनका सबसे बड़ा ऑयल बायर है और क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा बायर है। एंड वेरी गुड बेटा, इंडिया इसका सबसे बड़ा बायर है क्रूड ऑयल का, और क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन है अभी हमारे पास, तो उसकी करके वो भी मार्केट भी देख रहे हैं। तो जब मार्केट देख रहे हैं तो उस करके वो पेमेंट भी रुपए में कुछ कुछ लेनी शुरू कर दी उन लोगों ने। अब पेमेंट रुपए में है प्लस रुपए में पेमेंट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमसे ज़रूर खरीदेंगे। अगर उनके पास रुपया गया है इंडिया का तो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदेंगे, और जब वो खरीदेंगे उसमें हो सकता है मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया उस फील्ड में भी आगे बढ़ रहा है। बाकी आटा दाल चावल तो बेच ही रहे हैं उन लोगों को हम लोग। बस इतनी न्यूज़ थी, बस इतना ही है। ये वाली न्यूज़ बेटा देख लेना, मैंने इसको स्किप कर दिया है, आप इसको देख लेना एक बार। ये वाली CCI स्टडी हाईलाइट कंपटीशन डायनामिक्स इंडियन आयरन मार्केट, इंडियन आयरन ओर मार्केट, इसको एक बार चेक कर लेना। बाकी आज कुछ खास न्यूज़ थी नहीं आज। सिक्की ग्रास वाली न्यूज़ इसको देख लेना, बस ये एक मेजर न्यूज़ यही थी। इंडिया लॉन्च करेगा और अभी किया नहीं है, जब ये करेगा तब अपने आप में न्यूज़ हो जाएगी। तो कल कुछ खास न्यूज़ नहीं थी। और याद रखना बेटा, हम लोगों ने आप लोगों को कल करंट अफेयर के जो ऐप के अंदर नोट्स भेजे हैं उसमें कुछ एडिटोरियल भी हैं, 2 या 3 एडिटोरियल हैं जो मैंने आपको भेजे हैं। आप उसको भी एक बार चेक कर लेना। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा और रिफाइंड में मैं उसको भेजूँ। जैसा मैंने उसने निकाला और जल्दी जल्दी में हुआ तो उसको फॉर्मेट करने का टाइम नहीं मिला मेरे को, और एडिटोरियल का पार्ट है, तो वो 3 या 4 टॉपिक्स हैं, एक बार उसको देख लेना, ठीक है। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं, फिर इसको कल कंटिन्यू करते हैं।